तो आज के कार्यक्रम में फ़ोकस जो हम लोगों का रहेगा, वो इस बात पे रहेगा कि हिंदी की प्रगति कैसी चल रही है, वास्तविक स्वरूप क्या है उसके विकास के यो प्रयासों का और क्या संभावनाएँ हैं कि हम इस प्रसार को और बढ़ा सकें, इस विकास को और तेज़ी दे सकें। तो ऐसा संक्षिप्त रूप से मैं थीम आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अनुस्वार मंच पर मैं आप सब मेहमानों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ इस समय बहुत लोग जुड़ चुके हैं। अनूप भार्गव जी हैं, जावेद कोलो जी हैं, नीलू गुप्ता जी हैं, हरिहर झा जी हैं, धर्मपाल जी हैं, सुरेंद्र जी हैं और पद्मेश जी हैं और संध्या जी हैं, शुभम जी हैं, तेजिंदर शर्मा जी हैं और जाकिया जुबेरी जी हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत सोचते हैं कि किसी महिला द्वारा शुरू होनी चाहिए और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि संध्या जी उपयुक्त रहेंगे कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। स्वागत है संध्या जी। संध्या जी सिंगापुर से हैं और हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। तो संध्या जी आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार और सभी को नमस्कार एक बार पुनः करती हूँ और मैं आभार प्रकट करती हूँ संजीव कुमार जी का कि आज उन्होंने इस मंच पर आने का, बोलने का अवसर दिया और इसके साथ ही मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज जो विषय लेकर हम चल रहे हैं वो विषय है वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के लिए जो भी चुनौतियां हमारे सामने हैं या जो समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान किस तरह से हो, किस तरह से हम उन बातों को आगे लेकर आए ताकि जो भी वैश्विक हिंदी के विकास और विस्तार की चुनौतियां हैं उन पर हम थोड़ी चर्चा कर सके। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी भाषा जब हम विदेश में आते हैं, यहाँ चूंकि वैश्विकता की बात हो रही है, वैश्विक हिंदी के विकास की बात हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है। तो जब हम भारत से बाहर आते हैं तो भाषा कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के विस्तार के रूप में हमारे साथ चली आती है और वो हमारी संस्कृति को तो समृद्ध और परिभाषित करती ही है। एक संस्कार जो नई पीढ़ी को मिलना चाहिए सांस्कृतिक चेतना के रूप में, उसमें भाषा का एक अहम रोल होता है, अहम भूमिका उसकी होती है। और इससे जब मैं कहूँ कि सांस्कृतिक उपस्थिति हमें वैश्विक स्तर पर हमारी सांस्कृतिक उपस्थिति हमें आज विशिष्ट बना रही है। आज पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों की बात होती है और ये उनकी सांस्कृतिक जो मंजूषा हम लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं उसका फैलाव है, उसका विस्तार है। और यही जब अगर हम यहाँ बात करें कि उसके विस्तार और विकास और विस्तार की चुनौतियों की चूंकि बात आ रही है, तो देखा जाए तो आंकड़े हमें बताते हैं कि अगर हम उसे तीसरी ना भी माने तो कम से कम समूची दुनिया में उसका चौथा स्थान या पांचवा स्थान तो है ही है हिंदी का आज। और लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आती है तो बार बार हमें वहां से खारिज होकर वापस लौटना पड़ता है। तो बात आंकड़ों के हिसाब से अगर हम तीसरे, चौथे, पांचवें स्थान पर हिंदी है, तो फिर वहां से वापस लौट आना उसके कई अपने कारण हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों का बार बार रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बन जाएगी, हिंदी तो हिंदी का विस्तार ज्यादा होगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या अगर वो एक उसे कागज पकड़ा दिया जाएगा तो क्या उससे उसका विस्तार होगा? जब तक हम बाहर रहकर देखते हैं कि भाषा का विस्तार उस बोलने वालों से होता है, उसमें कितना कार्य हो रहा है, किस प्रकार का कार्य हो रहा है। तो हिंदी आज 75 वर्षों बाद भी जब ये हम चर्चा कर रहे हैं और अपने विस्तार को हमारी भाषा को देखना होगा, क्योंकि अगर उसे वास्तव में आगे बढ़ना है तो बहुत ही मेहनत मशक्कत करनी है, उसे हर उस क्षेत्र में अपने अनुशासन के साथ विकास करना है। जहां तक बात आती है ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाने की, बिल्कुल उसकी आवश्यकता है हिंदी की, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उन पर चर्चा करके, उन पर विचार करके, उनका मंथन करके और तभी उसके जिसे हम कहते हैं कि राह निकालने की बात जरूरी है हिंदी में। और हिंदी में आज ज्ञान विज्ञान की बातें हो, शिक्षण उसके विविध
विषयों की में कार्य हो। विदेशों में हिंदी साहित्य तो बहुत अधिक हिंदी उस रूप में पसरती जा रही है, पसर रही है, पसरती जाएगी भी, क्योंकि साहित्य लेखन एक ऐसा है जो अपना निजी, जिसमें निजी रुचि होती है। और जो भी प्रवासी, जो भी भारतीय भारत से जब बाहर आता है तो उसे भारत की मैं कहूँ ज्यादा याद आती है और लेखन कार्य उसका ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग पहले से लिखते रहे हैं और बाद में आकर भी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे जो पहली बार लिखते हैं। तो वहां तो हमें हिंदी का विकास और विस्तार दिखाई देता है, लेकिन क्या साहित्य लेखन हिंदी को वैश्विक भाषा, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं, बनाने के लिए पर्याप्त है? तो मेरी राय इसमें थोड़ी सी अलग हो जाती है, शायद शिक्षण से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जब तक हिंदी भाषा की बात नहीं होगी, साहित्य उसे एक आभासी दुनिया का एहसास तो दिलाएगा, लेकिन वो वहां तक नहीं लेकर जा पाएगा जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक रहेगा। साहित्य बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए एक अहम रूप हमेशा साहित्य के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन साहित्य लिखने वाला हमारा अगर वाहक नहीं है, हमारी अगली पीढ़ी नहीं है, वो अगर उसमें रुचि नहीं ले रही है, तो फिर वो भाषा हमारी संकुचित होती जाएगी। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूर पिछले कुछ समय में 2 दशकों की या 1 दशक की अगर हम बात करें, तो हिंदी विश्व की कई अन्य भाषाओं की तुलना में हिंदी आगे आई है और हिंदी ने अन्य कई भाषाओं को चुनौती भी दी है। आज हिंदी की स्थिति वैसी नहीं है जैसे कुछ वर्षों पूर्व थी, उससे बहुत अधिक उसके बोलने वालों का चेहरा मोहरा, क्योंकि विदेशी छात्रों को मैं स्वयं पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ भाषा, तो चेहरा मोहरा भी बदला है, उसमें भी वृद्धि हुई है। लेकिन और साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि पिछले कुछ हमारे जो भारतीय शासन में, प्रशासन में लोग हैं, उन्होंने विदेशों में आकर जब हिंदी बोली है तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन जहां तक बात की जाती है कि हिंदी की चुनौतियों की, तो पूर्ण चुनौतियां वही कामकाज की भाषा में भी हिंदी के कई क्षेत्रों में बहुत कार्य देश में मिलने के आसार हैं, बढ़ रहे हैं। विदेशों में भी कई जगह, जैसे कि आप जितने भी हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, अनुवाद का क्षेत्र हो, अनुवाद में कोरोना काल में इतना काम, मुझसे खुद इतने ज्यादा संपर्क लिए गए कराने के लिए, क्योंकि मंत्रालयों से भी जुड़ी हुई हूँ और कई जगह से, तो इतनी उस समय मांग थी। तो ऐसा नहीं है कि कार्य के क्षेत्र कम है, लेकिन फिर भी जब मैं विदेशों में देखती हूँ तो चुनौती जो आती है, अभी भी भारत को उस सकारात्मक रूप में नहीं देखा जा रहा है जिसकी उसे शायद जहाँ तक कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है। तो रास्ता तो कठिन है, समय की सीमा है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी। रास्ता कठिन है, लेकिन इतना भी नहीं, अगर हम चाहें तो बिल्कुल बात बनेगी, चलेगी, आगे बढ़ेगी भी। और फिर जो कामकाज की भाषा, मनोरंजन की भाषा, संवाद की भाषा, स्वाद की भाषा, हर क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं वो वही है कि भाषा बोलने वाला कौन है, उसे आगे बढ़ाने वाला कौन है, उसमें क्या हम सिर्फ साहित्य रचना या हम इसी तरह के कार्य कर रहे हैं, या उसमें वास्तविक कार्य हो रहा है, ज्ञान विज्ञान, अनुवाद, शोध आदि। तो जब तक वो परिस्थितियां नहीं आएंगी, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर विस्तार उसका उतना फैलाव या उतना धवल नहीं होगा जितनी की हम आकांक्षा करते हैं। यही चुनौतियां हैं और इनके लिए कार्य हो रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मंचों से कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन जितना उजला दिखता है उतना उजला वास्तविक रूप में है, ये हमें सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने समय दिया। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद संध्या जी, आपने बड़े महत्वपूर्ण पक्ष रखे हैं। देखते हैं इस परिचर्चा में हम कहाँ पहुंचते हैं, बताइए। अब मैं देख रहा हूँ अपने साथ हरिहर झा जी जुड़े हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, मिडनाइट पास्ट में। तो मैं अगला ये आप निवेदन करें प्रभा मिश्रा जी, आप प्रभा मिश्रा जी को म्यूट कर दें या संजीव जी सभी को म्यूट कर दें। संजीव जी आप चाहें तो आप लोग मुझे कर दीजिए, जो बोलेगा सिर्फ उसी का अनम्यूट रहना चाहिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा हरिहर झा जी को, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हरिहर झा जी, स्वागत है आपका जी। म्यूट करना चाहिए डॉक्टर प्रभा मिश्रा जी को।
जी संजीव जी, आप चाहें तो मुझे को होस्ट बना दीजिए, तो मैं थोड़ा संभाल लूंगा। जी 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 थोड़ा बीच में आवाज नहीं आएगी। जी जी जी। Sons of his high calling, हाँ ये आवाज आ रही। in your providential will, may the indwelling spirit of your Son, Jesus Christ, bring him peace of heart and courage to declare and do what's right. सबको म्यूट करके Your great compassion shed your heavenly succor, and may they all know your presence daily as they turn their hearts to you and to your Son, who for us all is the bread of life. जी सर। जी जी क्या सर? मित्रों, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो समस्याएं हैं, तो शुरू में मैं ऑस्ट्रेलिया में जो समस्याएं हैं उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वही समस्याएं पूरे विश्व में हैं। और फिर बाद में विश्व की समस्याओं के बारे में जिक्र करूंगा, विश्व में क्या समस्या है, क्योंकि वही समस्याएं ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबसे पहले साहित्य को लिया जाए तो प्रवासी लोगों में अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं, और मैंने भी ये भ्रम पाल लिया है कि मैं बहुत अच्छा साहित्यकार हूं और बहुत अच्छा लिखता हूं, ये भ्रम मैंने भी पाल लिया है। लेकिन साहित्य तभी काम आएगा जबकि आने वाली पीढ़ियां हिंदी सीखेंगी, और हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे और आगे वाली जनरेशन जो कि भारत से बाहर रहती है, क्या वे स्कूलों में हिंदी पढ़ती है? ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है। तो हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं, हमारे बच्चे जो है वो रशियन, जर्मन, चाइनीज कुछ भी भाषा सीखेंगे, लेकिन वो हिंदी नहीं सीखते। तो इसके लिए हमने ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े प्रयत्न किए कि अभिभावकों से मीटिंग की, बच्चों के अभिभावकों से, कि आप अपने बच्चों को स्कूल में हिंदी पढ़ाइए और उससे बहुत फायदे होंगे। आप अपना खुद का इंटरेस्ट देखिए कि यदि आप हिंदी भाषा में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि भाषा जो है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपको यूनी में एडमिशन मिल जाएगा। ये तो आपका पर्सनल है। इसके अलावा भी कई तरह के प्रोत्साहन, हमारे यहाँ हिंदी निकेतन करके संस्था है, तो ये संस्था जो है वो एनकरेज करती है, उनको प्राइज देती है, उनको बतलाती है कि हिंदी भाषा सीखने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर भारतीय लोग मासिक अंग्रेजी पत्रिकाएं तो बहुत निकालते हैं, वो स्पॉन्सर जो है वो फ्री में स्पॉन्सर कर देते हैं और फिर बाद में वो फ्री में बांटी जाती है, लेकिन हिंदी में कोई पत्रिका नहीं निकलती। वो ले दे करके साउथ एशिया टाइम्स में 2 पेज हिंदी पुष्प के निकलते हैं। हमारे ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें से लगभग 2 लाख हिंदी भाषी हैं, और ये 2 लाख हिंदी भाषी होते हुए भी हम एक जो समाचार पत्र नहीं निकाल सकते। और जब मैं 1990 में ऑस्ट्रेलिया में आया था, उस समय लोग जनगणना में भले ही अपने घर में वो हिंदी बोलते हैं और हिंदी जानते हैं, लेकिन जनगणना में वे नहीं लिखवाते थे कि हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी जानते, नहीं लिखवाते थे। वो सोचते थे कि अगर हम ऐसा लिखवाएंगे तो हम 2nd क्लास सिटीजन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सरकार को पता चलेगा कि इतने हिंदी भाषी हैं, तभी तो अनुदान मिलेगा हिंदी के कार्यों के लिए, नहीं तो हिंदी के कार्यों के लिए फैसिलिटी नहीं मिलेगी और अनुदान नहीं मिलेगा। तो बहुत रेडियो पर और इस तरीके से प्रचार किए कि आप हिंदी जानते हैं तो बिल्कुल कहिए कि हाँ हम हिंदी जानते हैं, आप जनगणना में लिखवाइए। तो ये सब कुछ किया गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी में अखबार तो नहीं निकलते, हाँ कभी कभी संकलन निकल जाते हैं, जैसे कि पाती परदेश में ये जो संकलन निकले हिंदी के, बुमरंग 1, बुमरंग 2, गुलदस्ता वगैरह, इस तरीके से कुछ चीजें जो है वो यहां से निकली। इसके बाद में यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं जो कि हिंदी का प्रचार प्रसार करती हैं, जैसे कि साहित्य संध्या,
इलासा यानी इंडिया लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हिंदी समाज, SBS हिंदी, तो ये जो है वो सब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत हैं। अब विश्व की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं में एक ये भी है कि देवनागरी भाषा का प्रचार कैसे हो। हम अंग्रेजी का प्रयोग और रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग जो है वो करने के लिए बड़े उत्साही रहते हैं कि हम भी अंग्रेजी जानते हैं, पता नहीं ये साइकोलॉजी है या क्या है, लेकिन हमें देवनागरी भाषा के प्रचार का भी जो है वो कुछ न कुछ करना चाहिए कि हम क्या करें। और दूसरी चीज ये है कि जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में नॉस्टैल्जिया बहुत होता है कि बस भारत में हम ऐसे थे वैसे थे। सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही साहित्य नहीं है, साहित्य के बहुत बहुआयामी चीज है, बहुत कुछ होना चाहिए। ये बात मैं एक एग्जाम्पल दे करके देता हूं कि मैंने कविता लिखी माँ और मातृभूमि, और उस कविता का सार ये था कि जैसे माँ के पेट से जो है वो बच्चा बाहर निकलता है, तो मातृभूमि से भी कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, वो प्रवासी होते हैं, तो इसमें कोई पाप नहीं है। तो पूरी कविता का सार ये था कि शिशु जन्म ले इसमें चाहे हो जितने संताप, मातृभूमि को छोड़ विदेश में बसना है क्या पाप। ये मेरी कविता का जो है वो सारांश था। लेकिन लोगों ने क्या किया कि मेरी कविता की जो पहली 2 लाइनें थी, वो पहली 2 लाइनें पकड़ ली, और वो थी कि छूटा देश तो जीना दूभर, दुखड़ा किससे कहना, माया मोह की गठरी ला दे, सुख दुख इसके सहना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो उन्होंने पहली 2 लाइन पकड़ करके कोट की और बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं पूरी कविता में कहना क्या चाहता हूं इस चीज की तरफ लोगों का बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया। तो ये चीज है कि सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही जो है वो साहित्य नहीं है। और फिर साहित्य भी केवल साहित्य से कुछ नहीं होगा, हमें विज्ञान और वाणिज्य इसके बारे में भी आर्टिकल्स होने चाहिए हर जगह, और पुस्तकें निकलनी चाहिए, क्योंकि बिना विज्ञान और वाणिज्य के, बिना उसकी टर्मिनोलॉजी को डेवलप किए जो है वो केवल साहित्य से जो है वो हिंदी का भला नहीं होगा। तो बहुआयामी, अब बच्चों के लिए भी साहित्य जो है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। किशोर अवस्था वाले बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो भी साहित्य होना चाहिए। बस इन्हीं 2 शब्दों से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद हरिहर जी, आपने बहुत अच्छे बिंदु उठाए, विशेष करके विस्तार के लिए साहित्य के क्षेत्र से, साहित्य की सीमाओं से बाहर जाकर व्यवहार में हिंदी को प्रयोग को बढ़ाना ही सबसे उचित होगा, और उसी से उसका विकास तेजी से होगा। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा तेजेंद्र शर्मा जी को। तेजेंद्र शर्मा जी को कौन नहीं जानता, आप यूके से हैं और एक वरिष्ठ कथाकार हैं, जाने माने साहित्यकार हैं। तो स्वागत है तेजेंद्र जी। धन्यवाद संजीव जी। बात यह है कि जब हम किसी भी भाषा की बात करते हैं तो उसकी 3 स्थितियां तो है। पहली स्थिति है बोली की, दूसरी है भाषा की, और तीसरी स्थिति है साहित्य की। हमें तीनों में घालमेल नहीं करना है, क्योंकि जब हम बोली की बात जकिया जी अपना माइक बंद कर लीजिए। सॉरी मुझे नहीं पता था माइक खुला। प्लीज। तो मैं बता रहा था कि बोली, भाषा और साहित्य 3 अलग स्थितियां हैं पूरी तरह से। जब हम बात करते हैं कि विदेशों में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, तो हम बोली की बात कर रहे होते हैं। हम ना तो भाषा की बात कर रहे होते हैं और ना साहित्य की बात कर रहे होते हैं जी। देखिए, बहुत आसान तरीका है पता करने का कि विदेशों में हिंदी कैसे चल रही है या काम कर रही है। जितनी फिल्में हिंदी की विदेशों में रिलीज होती है,
सबकी कमाई इंटरनेट पे अवेलेबल है कि इसने इतना कमाया, इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़ कमाए, इतने करोड़ कमाए। तो यानी कि बोली के लेवल पे हिंदी इतने पैसे चीन से भी कमा रही है, अमेरिका से भी कमा रही है, कनाडा से भी कमा रही है। अब ये है कि एक बार सच्ची फिगर्स अगर हमारे प्रकाशक भी दे दें सारे और कहें कि हमने इतनी किताबें बाहर बेची हैं, इतनी किताबें बाहर गई हैं, इतने पैसे हमने कमाए हैं, तो साफ पता लग जाएगा कि क्या हिंदी सक्षम है बाहर से पैसा कमाने में। अगर नहीं है तो हम केवल भाषा और साहित्य की बातें कर रहे हैं। अगर कमा रही है तो भाई बताइए, उसका थोड़ा हिस्सा हमें भी दीजिए, क्योंकि लिख तो हम रहे हैं। तो तीसरी स्थिति है भाषा को विदेशों में पढ़ाने की। देखिए, ब्रिटेन में 1985-90 तक स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती थी। 10वीं कक्षा तक हिंदी बाकायदा मिलती थी कि आप पढ़िए, टीचर मिलेंगे। स्थिति यह थी कि अध्यापक थे मगर विद्यार्थी नहीं थे, और जो हिंदी के विद्यार्थी थे उनके माँ बाप कहते थे कि बच्चे फ्रेंच सीखेंगे, जर्मन सीखेंगे तो उनका करियर बन जाएगा, हिंदी सीख के क्या होगा। और अंग्रेज बहुत सीधी बात करता है कि जो भाषा अपने पैसे खुद नहीं कमा सकती, मैं उसके लिए अध्यापक नहीं दूंगा। तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूलों से हिंदी गायब हो गई और हिंदी स्कूलों से निकल के मंदिरों में पहुंच गई। तो हिंदी की क्लासें मंदिरों में होने लगी, और उन मंदिरों की क्लासेस से बच्चे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक इम्तिहान होता था ए लेवल और ओ लेवल का, उसमें बैठते थे, उससे उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाता था। बाद में यूके हिंदी समिति ने एक ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करना शुरू किया, जिसके अंदर जो मंदिरों में और जगह पे बच्चे पढ़ते थे उन सबका एक एग्जाम कराना शुरू किया। कोई हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान है, हमारे यहाँ ICCR है, आज तक एक सिलेबस नहीं बना कि विदेशों में हिंदी एक विदेशी भाषा के तौर पे कैसे पढ़ाई जाए। इसका कोई मानक सिलेबस नहीं है, और साहित्य के लिए भी कोई मानक हिंदी नहीं है। हम बड़े गर्व से कहते हैं मेरे साहित्य में तो अवधी का तड़का लगा हुआ है, मेरे साहित्य में भोजपुरी का छौंक लगा हुआ है। लेकिन जो आदमी रशिया से, जापान से, फ्रांस से हिंदी पढ़ के भारत जाएगा, उसे आप मैला आंचल पढ़ने के लिए देंगे या जिंदगी नामा पढ़ने के लिए देंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। हमें अगर हिंदी को वैश्विक स्तर पे खड़ा करना है तो एक मानक हिंदी बनानी होगी। अगर हिंदी मानक नहीं है हमारे पास तो हम कैसे उसका सिलेबस बनाएंगे, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। और अभी तक जो हिंदी विदेशों में जो काम हो रहा है वो ज्यादातर दीवाने लोग कर रहे हैं, जो हिंदी के प्रति बिल्कुल समर्पित हैं, अपना पैसा लगा के, अपना घर जला के काम करते हैं हिंदी का। ऐसा कुछ नहीं है कि भारत सरकार की ओर से कोई योजना हो कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको ये अनुदान मिलेगा, आप इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आपको ये देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं मंदिरों में, उनको सिर्फ हिंदी आती है, उनको हिंदी पढ़ानी नहीं आती है, क्योंकि वो बीएड नहीं किए हुए हैं, वो खाली हिंदी जानते हैं और वो हिंदी पढ़ा रहे हैं। अपना सिलेबस सबके यहाँ चल रहा है। अगर 25 सेंटर हैं हिंदी के तो 25 सिलेबस है, कोई मानक सिलेबस नहीं है। तो समस्या ये है कि हम बहुत भावुक किस्म के लोग हैं, इमोशनल। ये कह के खुश हो जाते हैं कि 110 देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। उसमें ईच यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी कितने हैं, एक्चुअली क्या पढ़ाई हो रही है, उन पढ़ाई में से निकल के कितने बच्चे बाहर आ रहे हैं। जहां तक साहित्य का सवाल है, साहित्य केवल पहली पीढ़ी के प्रवासियों का शुगल है। उसमें आपको अभी तलाश है कि कोई ऐसे बच्चे मिले जिनका जन्म अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, फ्रांस में हुआ हो, रशिया में हुआ हो और वो हिंदी साहित्य लिख रहे हो।
तो हमें ज्यादा खुश नहीं होना है, हमें सच्चाइयों को फेस करना है, अपना उनका सामना करना है। उसके बाद ही हम कोई ऐसी योजना, ऐसे तरीके खोज सकते हैं जिससे हिंदी को इस काबिल बनाया जाए। अब देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन से ज्यादा पैसे वेस्ट करने का और कोई कार्यक्रम नहीं है। वहां सब वो लोग जाते हैं जिनको हिंदी पहले से आती है, और वहां पे भाषणबाजी भी वही होती है जो भारत में हो रही होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि वहां पे ऐसे सेशन हो कि ये हिंदी के नए सॉफ्टवेयर भारत में डेवलप हुए हैं, इससे आप अकाउंटेंसी कर सकते हैं, इससे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे आप वकालत कर सकते हैं। कुछ नहीं है। भारत में हम कहते हैं हम आईटी एक्सपर्ट हैं। हम काहे के आईटी एक्सपर्ट हैं? हम बना तो कुछ भी नहीं रहे। हम दुनिया में जाके आईटी की नौकरियां ले रहे हैं, हम सिलिकॉन वैली में नौकरियां ले रहे हैं, मगर हिंदी को लेके एज सच एक सीडैक नाम की कंपनी होती थी जिसने करोड़ों रुपए डुबा दिए, कुछ नहीं किया। इवेंचुअली जो यूनिकोड बनाया वो इन्होंने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने। सीडैक तो यूनिकोड तक नहीं बना पाई। तो जो कुछ भी है, जब तक फोकस नहीं होगा, लीडरशिप नहीं होगी, जब तक हमारे यहां सोच नहीं बदलेगी कि हिंदी को स्थापित करना है। अभी तक क्या है, हर विश्व हिंदी सम्मेलन में एक ही पास होता है रेजोल्यूशन, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना है। वो इतने विश्व हिंदी सम्मेलनों में बदला ही नहीं, हर विश्व हिंदी सम्मेलन में बना रहे हैं, लेकिन वो आज तक बन नहीं पाई। और बन के क्या होगा? अरे भाई, हिंदी दुनिया में एक भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। जो एक भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, उसे संयुक्त राष्ट्र की भाषा बना के क्या पाएंगे? जो भाषा अनुवाद की भाषा है, चाहे वो भारत की संसद हो, हिंदी वहां अनुवाद की भाषा है। चाहे वो बैंक हो, बैंकों में हिंदी अनुवाद की भाषा है। चाहे वो LIC हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, हर जगह हिंदी अनुवाद की भाषा है। और अनुवाद करके सारा हिंदी का सामान गोदाम में चला जाता है, वो बढ़ता भी नहीं है। हमें हिंदी को ऐसा बनाना होगा कि हिंदी के बिना हमारा काम न चले। जब ये स्थिति आएगी, तब और तब ही हिंदी सही मायने में वैश्विक भाषा बनेगी। और साहित्य जो है वो बाद में आता है, पहले बोली और भाषा। जब आपको बोली और भाषा आएगी तभी तो साहित्य रचेंगे। और एक बात और बड़ी गलतफहमी है हमें कि हिंदी से हम भारतीय संस्कृति कहीं ले जा सकते हैं। हम भारतीय संस्कृति बंगला से भी ले जा सकते हैं, पंजाबी से भी ले जा सकते हैं, तमिल से भी ले जा सकते हैं, कन्नड़ से भी ले जा सकते हैं, सबसे ले जा सकते हैं। हमारा एक भी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, सब संस्कृत में है। तो हिंदी भी संस्कृत से अनुवाद की गई है। तो अगर हम एक अनुवाद की भाषा से अपनी संस्कृति ले जा सकते हैं, तो किसी भी अनुवाद की भाषा से ले जा सकते हैं। हिंदी भारतेंदु के टाइम से शुरू हुई है हमारे पास। उससे पहले अवधी थी, उससे पहले ब्रिज थी, उससे पहले राजस्थानी थी, भोजपुरी थी। ये भाषाएं थी। हिंदी खड़ी बोली थी, जिसे हमने बोली से भाषा बनाया है और भाषा का आप साहित्य रच रहे हैं। ये एकदम जवान भाषा है। हमें ये गलतफहमी नहीं करनी कि हम इस जवान भाषा का मुकाबला उन प्रौढ़ भाषाओं से करना शुरू कर दें जो इतने सारी सेंचुरी से काम कर रही हैं। हमें अपना उद्देश्य रखना है कि हिंदी को स्थापित करना है, और अगर हिंदी को स्थापित करना है तो उसके लिए केवल फिक्रे नहीं उछालने, हमें मेहनत करनी है, फोकस करना है और हिंदी को वो स्थान दिलाना है जो वो डिजर्व करती है। धन्यवाद। बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण है आपका, और बहुत सारे ऐसे बातें आपने जाहिर की हैं जिन पर सोचना और कार्य करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद तेजेंद्र सर, धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, USA से जुड़े हुए हमारे साथ सुरेंद्र गंभीर जी,
गंभीर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। स्वागत। सबको मेरा प्रणाम। आज का जो विषय है वो एकदम सीधे लक्ष्य की ओर गया। इसको देखकर सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। संध्या जी ने बहुत सार गर्भित बातें कही और जो तेजेंद्र जी ने अभी कहा, मैं चाहता हूं कि उनके वक्तव्य पर खूब अच्छी चर्चा हो। वो हमारी मार्गदर्शिका है। उसमें कुछ कटु तथ्य उपस्थित किए गए हैं, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ। वो सोच रहे हैं वही है, उनको पता नहीं है इंडिया में। नहीं समझती हो जो कुछ भी हो, लेकिन वो ये क्या मालूम क्या नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उनका फ्लैट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो तो पढ़ लिया तो ठीक है। अब कुछ भी मालूम हो क्या है। नहीं, वो सोच रहे हैं हम आगे बढ़े। कृपया म्यूट कर लीजिए। सुषमा जी, आपकी बात खत्म हो गई तो मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन कुछ पहले सकारात्मक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और उसके बाद कुछ फिर कटु तथ्य प्रस्तुत करूंगा। तेजेंद्र जी अभी बोल रहे थे, कमाल। सुषमा जी, आपकी बात से हम तो एक बहुत बुजुर्ग आदमी है सुरेंद्र गंभीर जी, अमेरिका के। वो कहते हैं कि जो तेजेंद्र ने अभी बातें कही है ना, वो एक पूरा विषय है चर्चा। सुषमा जी, कृपया आप म्यूट कर लीजिए। सबको म्यूट कर दीजिए फिर। कुछ बहुत सकारात्मक बातें हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर। आज अमेरिका के बारे में अधिक जानता हूं, कैरिबियन देशों के बारे में अधिक जानता हूं, उसके बारे में कुछ बात करूंगा। अमेरिका में लगभग 70 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, लेकिन जैसा तेजेंद्र जी ने कहा, उसमें कितने विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों की जो प्रवीणता का मूल्यांकन है वो होना चाहिए, और वो होने के बाद क्या निकलता है उसमें से, इसको हमें जानना चाहिए। कुछ और इन कोरोना काल में बहुत सी प्रगति हुई है हिंदी के बारे में, बहुत सी बातें शुरू हो गई। आज का क्रम भी उसी दिशा में है। न्यूयॉर्क में अनूप जी के प्रयत्नों के द्वारा एक बहुत अभूतपूर्व प्रयत्न शुरू हुआ है अनन्य का, जिसके अंदर उसका वैश्विक प्रसार 1-2 महीने में कितना हो गया, ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता होती है। आज ही मैंने एक समाचार पढ़ा कि भारत में राजेश कुमार जी ने युवा वर्ग से कुछ साक्षात्कार किया, उनसे बातचीत की और उनको हिंदी के गौरव और हिंदी के महत्व के बारे में जानने के लिए कुछ तथ्य उनके सामने रखे। युवा वर्ग से बातचीत करना ये बहुत आवश्यक है। जैसा अभी कई हरिहर झा जी ने और तेजेंद्र जी ने भी कहा, अगर अगली पीढ़ी हमारी भाषा नहीं समझेगी, बोली भी नहीं समझेगी, तो फिर भाषा का जो प्रसार है अगली पीढ़ी तक वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जवाहर कर्नावट जी की आज एक प्रदर्शनी चल रही है सूरत में, जिसमें उन्होंने 120 देशों में हिंदी के जो समाचार पत्र थे उनकी प्रदर्शनी लगाई है। बहुत ही एक सराहनीय कदम है ये, और हिंदी के ऐतिहासिक गौरव को प्रकट करने वाला ये एक प्रयत्न है। तो ये सब सकारात्मक बातें हैं। अब कुछ कटु सत्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्राध्यापक था बहुत वर्षों तक, लगभग 36 वर्ष वहां पढ़ाया। 15 वर्ष पहले वहां से निवृत्त हो गया और मेरा सारा शोध कार्य कैरिबियन देशों के बारे में है, गयाना, त्रिनिदाद, सूरिनाम। गयाना में
और त्रिनिदाद में हिंदी और भोजपुरी भाषा लगभग 70-80 वर्षों तक कायम रही, लेकिन 1920 के आसपास आकर उसका ह्रास होना शुरू हो गया और 1980 तक आते आते लगभग वहां कोई भी व्यक्ति हिंदी नहीं बोल पाता। ऐसे कुछ व्यक्ति विशेष जरूर होंगे जो हिंदी बोल पाते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पूरे समुदाय के स्तर पर हिंदी वहां पर इस समय विद्यमान नहीं है। सूरीनाम की चर्चा भारत में बहुत होती है कि वहां हिंदी बोली जाती है और भारत के संसद में भी उसके उदाहरण दिए गए कि सूरीनाम में हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार है। ये बात ठीक है, कुछ हद तक है, लेकिन अब जितने भी शोध पत्र आ रहे हैं उन सब के अंदर ये संकेत बड़े स्पष्ट हैं कि अगले 30 वर्षों में वहां भी हिंदी भोजपुरी समाप्त हो जाएगी। मेरा भी उसमें कुछ योगदान है उसके अंदर, उन शोधों के अंदर, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात हमें दिख रही है बिल्कुल कि वहाँ युवा पीढ़ी अब हिंदी नहीं बोलती। और वहाँ अभी एक कार्यक्रम था जिसको मैंने जूम पर सुना, उसमें एक शोधकर्त्री विद्यार्थी ने कहा कि हम युवा लोग हिंदी भोजपुरी बोलने में शर्माते हैं हम लोग, और ये सब बातों का समर्थन था जो बातें कई वर्षों से लोगों के शोध पत्रों में आ रही थी। मेरा सबसे जो मुख्य उदाहरण है वो है मॉरिशस। मॉरिशस देखिए भारत से बहुत नजदीक है, बहुत आवागमन है वहां पर, भारतीयों का भी और मॉरिशस के लोगों का भी भारत में जाना। बहुत प्रयत्न हुए वहां पर हिंदी को स्कूलों में लाने का। भारतीय सरकार ने वहां पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट MGI की स्थापना की, टैगोर संस्थान की स्थापना की, विश्व भर का जो हिंदी सेक्रेटेरिएट है वो भी वहीं विद्यमान है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मॉरिशस में भी हिंदी समाप्त हो चुकी है, समाप्त प्राय नहीं है, समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग हैं जो बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, अभिमन्यु, अनंत और कुछ और लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, परंतु वहां कोई भी हिंदी भोजपुरी का प्रयोग अब अपने व्यवहार में नहीं करता। ये बड़े कुछ कटु सत्य हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अमेरिका में भी आज ये एक बात सबके मन में आती है कि आज हमारे जाने के बाद इन हमारे मंदिरों में कौन जाएगा, वो भी स्पष्ट नहीं है किसी को। भाषा की बात तो दूसरी है, बोली की बात दूसरी है। मेरे बच्चे हैं, समझते हैं लेकिन बोलते नहीं। अब वो जब नहीं बोलेंगे तो उनके बच्चे ना सुनेंगे ना बोलेंगे, वहां भाषा समाप्त हो जाएगी। तो भाषा समाप्त होने का बिल्कुल ही एक बड़ा जो 3 पीढ़ियों के अंदर जो एक स्पष्ट एक चित्रण है वो हो जाता है कि पहली पीढ़ी जो है वो भाषा बोलती है, दूसरी भाषा उसको सुनती है लेकिन बोलती नहीं। तो उनकी जो श्रवण प्रवीणता है वो बनी रहती है लेकिन वो बोल नहीं पाते, और फिर वो अपने बच्चों के साथ तीसरी पीढ़ी के साथ बोलते नहीं। तो तीसरी पीढ़ी के लोग ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, तो वहाँ भाषा लगभग समाप्त हो जाती है। एक मैंने बहुत बड़ा यहाँ की सरकार के कारण मैंने एक बहुत बड़ा मेरी एक परियोजना थी, व्यावसायिक हिंदी के बारे में यहाँ पर सामग्री स्थापित की जाए, क्योंकि लगभग 70-80 अमेरिका की संस्थाएं हैं जो भारत में काम करती हैं, तो उनके लिए हिंदी आवश्यक होगी। तो मैंने बहुत सी लगभग 800 पृष्ठों की सामग्री तैयार की मैंने व्यावसायिक हिंदी, बिजनेस हिंदी के बारे में, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल आज नहीं। मैं जब कुछ लोगों से बात करता हूँ, यहाँ के व्यवसाय के लोगों से, वो कहते हैं नहीं, वहाँ हिंदी की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें बहुत गहराई से विचार करना है कि हिंदी किस दिशा में जा रही है, हिंदी का अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण किस दिशा में जा रहा है। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है, और मैं समझता हूँ जो कारणों का कारण है, मूल कारण वो ये है कि भारत में जो हिंदी की स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। मैं समझता हूँ वो बोली के रूप में बढ़ रही है, ठीक है,
लेकिन भाषा के रूप में उसका व्यवहार धीरे धीरे कम हो रहा है। जो युवा पीढ़ी है वो उतनी उसमें उनकी रुचि नहीं है। हम आज बहुत अच्छे प्रयत्न हो रहे हैं सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से MBBS की पढ़ाई में और दूसरे कुछ पाठ्यक्रमों में हिंदी के माध्यम से पढ़ाई हो, ये बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि शायद इसके कारण से कुछ आगे हिंदी बढ़ेगी, तो ये एक सकारात्मक प्रयत्न है। परंतु अभी तक जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो इन सब बातों पर गहराई से हम लोग विचार करें, और तेजेंद्र जी ने जो आज कहा उनके शब्दों को हम एक मार्गदर्शिका के रूप में सामने रखकर उस पर अपने विचार रखें और उसके बारे में लिखें, उसके बारे में जो भी कहना हो सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। ये सब बातें जितने भी आवश्यक हैं उनका हम अनुसरण करें। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण किया आपने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा बुलाना नीलू दीदी को। नीलू दीदी हिंदी के विकास के साथ साथ और भी बहुत सारे कामों से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने उसके कई पक्ष देखे हैं और हिंदी के पढ़ाने का भी कार्यक्रम उन्होंने किया है। तो उनके विचार जानने के लिए हमने निवेदित करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद संजीव जी, आपने बहुत सुंदर पटल सजाया है और इसमें सभी हिंदी के पुरोधा हमारे साथ उपस्थित हैं, सबके विचार सुनने को मिल रहे हैं। और जैसा संध्या जी ने, तेजेंद्र जी ने, हरिहर झा जी ने और हमारे अभी जो सुरेंद्र गंभीर जी ने जो बातें कही, इन सब बातों से का एक ही सार हमारी समझ में आता है। जैसा तेजेंद्र जी ने कहा कि बोली, भाषा और साहित्य, साहित्य तो वाकई में जो प्रवासी भारतीय साहित्य लिख रहे हैं अपनी अपनी तरीके से, सब लोग काफी लिख रहे हैं, लेकिन जो असली बात हमारी समझ में आती है कि हमें इस हिंदी को भाषा और बोली के रूप में, विशेषकर भाषा के रूप में युवा वर्ग को देना है। युवा वर्ग तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक तो विदेशों में माइक बंद करिए। देखिए, बड़ी बात नहीं कहती हूँ, मतलब मंदिरों में तो ठीक बात है कि मंदिरों में सिखाई जाती है हिंदी, लेकिन हमको प्रयत्न ये करना होगा, जैसा अनुभव जी और खेल खेल में हिंदी वगैरह जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमको हिंदी को अपने स्कूलों में लाना होगा। अपने जैसे हमने कैलिफोर्निया में कॉलेज में ऊपर में हिंदी को हम एज ए द्वितीय भाषा के रूप में हम लेकर आए। वहाँ 12 भाषाएं सिखाई जाती हैं, 11 थी, उसमें हम हिंदी को फिर लेकर आए और 2006 से अभी तक मैं वहाँ की प्रथम अध्यापिका हूँ और 2006 से अभी तक हम चला रहे हैं। यानी हमें 35 से 40 विद्यार्थी कक्षा में रखने होते हैं। अब हमारी 2 सेक्शन चल रहे हैं, 80-80, 100 विद्यार्थी को हम हिंदी, कितने विद्यार्थी हजारों हमसे पढ़ चुके, और बहुत उनके अभिभावक, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की होती है कि उनके जो अभिभावक हैं वो भी इसमें अपना शौक, उनको भी इसमें इंटरेस्ट आता है। कुछ शब्द हम इंग्लिश के भी हमारे अंदर आ गए, हम बोल जाते हैं, तो उनकी पूरी रुचि इसमें है और वो पूरा सहयोग दे रहे हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है ये कि आप लोग इस पर भी कार्य करें कि जैसे भी हो, जिस तरह से, क्योंकि हमारे पास इतने भारतीय लोग पहुंचे हुए हर देश में, विदेश के अंदर, कि वो सब मिलकर अगर इस पर जुट जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में तो हिंदी है, लेकिन वहाँ कितने कम पहुंच पाते हैं। हम डियंजा कॉलेज में फ्री क्लासेस दे रहे हैं हम, क्योंकि वहां पर इतना अनुदान मिलता है फेडरल से और हमको लोगों को बहुत अच्छी तनख्वाह वगैरह भी मिलती है, पर हम हिंदी
हमारा कॉलेज फ्री हिंदी सिखाता है, मुफ्त हिंदी सिखाता है और हजारों बच्चा पढ़ चुका है। मैंने इसके लिए हिंदी को बहुत सरल, सुगम, सरल बना के पढ़ाने का प्रयत्न किया है। हिंदी बहुत अच्छा बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाते हैं, ऐसा उनके माता पिता कहते हैं। ये वो हाई स्कूल के बच्चे हैं जो कॉलेज जाने के लिए हिंदी में क्रेडिट लेते हैं। और उनका क्या होता है कि हिंदी सरल, सुगम, सहज सिखाने से उनको बहुत अच्छे नंबर भी मिलते हैं और फिर वो उनका जीपीए भी हाई हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम उनको, मैं अपनी कक्षा में एक बात कहती हूँ, अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं और हम नहीं सिखा सकते तो ये हमारी कमी है, आपकी कमी नहीं है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप यहाँ आए हैं तो हिंदी 1, हिंदी 2, हिंदी 3 करके हम इतनी हिंदी उनको सिखा देते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं शुद्ध हिंदी। ये मेरा दावा है। आप मेरे किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा ले लीजिए, आप उसमें कहीं गलती, ग्रामर की गलती नहीं पा सकेंगे, व्याकरण की। तो इस तरह से चुनौतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन को एक आत्मविश्वास अपने बच्चों में, अपने परिवार में जगाना होगा, बताना होगा। हम उनसे कहते हैं, जब वो हमसे इंग्लिश में बात करते हैं, हम कहते हैं मुझको तो इंग्लिश नहीं आती है, भाई हिंदी में करो, मैं समझी नहीं। तो मेरे बच्चे जो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वो मुझसे हिंदी में ही बात करते हैं, अपने घर में भी हिंदी में बात करते हैं, उनके बच्चे भी हिंदी सीख रहे हैं। वो पैर छूना जानते हैं, हर एक के पैर छूते हैं। किसने सिखाया? दादी ने सिखाया, दादा ने सिखाया। तो हम संस्कार दे रहे हैं, जो भी हम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत संस्कार देने की जरूरत है। और आप सब मंच पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब अपनी अपनी तरफ से बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ कैलिफोर्निया का समय इतना फर्क है कि हम सबके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमारे यहाँ रात होती है, आपके यहाँ दिन होता है, लेकिन कैलिफोर्निया में मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हमारी एक संस्था विश्व हिंदी ज्योति है, जो हम निःशुल्क हिंदी बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें भी बच्चे खूब आते हैं। उपमा नाम से एक संस्था है, उसमें भी हम लोग भारत में भी शिक्षा के लिए बहुत अनुदान यहाँ से भेज रहे हैं। तो जितना हमसे हो सकता है कर रहे हैं, और आप सभी कर रहे हैं, केवल मैं, हम सभी कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है। आप सब हम साथ मिलकर चलते हैं, किसी कहीं भी हम काम आ सके, हम हमेशा तैयार हैं। 24/7 हमारे लिए खुला है, कभी भी आप याद करिए। और कैसे हिंदी पढ़ाई जाए सरल सुगम तरीके से, अगर हम किसी काम भी आ सकते हैं तो हम हमेशा तैयार हैं। और बेसिक चुनौती यही है कि हम वो अपने युवा वर्ग तक कैसे पहुंचाएं। क्यों मॉरिशस में, और जैसा अभी सुरेंद्र जी ने कहा, क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि उसको हम युवा वर्ग तक नहीं पहुंचा पाए। रोजगार की संभावनाएं तो अब हो रही है, तो लेकिन हमें उसको युवा वर्ग को तैयार करना होगा, उनके अंदर कूट कर अपनी भाषा के प्रति प्रेम जागृत करना होगा। जो हमने अमेरिका में देखा कि यहाँ सारे लोग, चाइनीज हैं, जापानीज, कोरियन, सब अपनी भाषा में बात करते हैं, सब अपनी भाषा में, केवल हम हिंदुस्तानी अपनी भाषा में बात नहीं करते। तो अगर हम सब अपनी भाषा में बात करना प्रारंभ कर दें तो ये भी एक चुनौती के लिए एक अच्छा उपाय होगा। हमारे को एक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है, टैक्सी की। एक बार मैं टैक्सी में जा रही थी, तो उसने आदमी दूसरी भाषा का था, उसने मुझसे कहा, नमस्ते नीलू जी, आप कैसी हैं, आइए बैठिए। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा, अरे आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, आपको किसने हिंदी सिखाई? बोला, आप ही मेरी गुरु हैं, आप भूल गई, आपने मुझे सिखाया था। तो मैं सबसे कहता हूँ, कम्युनिटी सेंटर जाता हूँ, मैं सबको कहता हूँ नमस्ते, तो सब कहते बोला मुझे। तो ऐसे अगर हम आगे आगे सिखाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक से एक बढ़ते जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इन चुनौतियों का सामना हम स्वाभिमान से, आत्मबल से, अपनी शिक्षा का प्रचार करके, अपने को हिंदी में निम्न ही न मानकर हिंदी का
झंडा हमको गाड़ना होगा। यहाँ के वाशिंगटन शहर में उन्होंने फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया, ध्वजारोहण के लिए बुलाया, जो एक बहुत बड़ी बात है। एक आम आदमी को ये सम्मान मिलना, और उसको जो हिंदी में ही बात करता है, हिंदी में ही बोलता है। एक अंतिम बात कहना चाहूंगी, हमें भूलना नहीं चाहिए कि इस समय हमारी सरकार, मोदी जी जो हिंदी में भाषण देकर, योगी जी, आज लोग हिंदी को सुन रहे हैं। पहले कोई सुनना नहीं चाहता था, बोलना नहीं चाहता था। आज हम गर्व से कह सकते हैं विश्व भर में हमारी हिंदी का डंका बजा है। इसको हमें और जोर से बजाना, और हम सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संजीव भाई, आधा मिनट चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। क्या है कि मैं सिर्फ बस एक छोटी सी बात कहनी है। आधा मिनट में देता हूँ। नहीं, सिर्फ ये बता रहा था कि हमारे यहाँ महारानी की मृत्यु हो गई है जी सर। तो हमारी काउंसिल में एक कार्यक्रम है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अच्छा। मैं आप सबकी तरफ से वहां जाके महारानी की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करूंगा। जी। और बस यही कहना था कि आज आप सबके साथ मिलके हम उन्हें याद करते हैं। बहुत अच्छा रहा, और आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें करी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं आदरणीय अतिथियों को ये बताना चाहता था कि नीलू जी के साथ मिलकर हिंदी सिखाने के लिए जो प्रथम स्तर की पुस्तकें होती हैं उन पर काम किया गया है, और इंडिया नेट बुक्स ने एक किताब छापी है जो नीलू जी कैलिफोर्निया में प्रयोग कर रही हैं। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर हिंदी सिखाने के लिए किसी भी प्रकार की पुस्तक का प्रकाशन करना होगा तो इंडिया नेट बुक्स उसको फ्री करेगा। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा धर्म जैन जी को, कनाडा से हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, व्यंग भी लिखते हैं और कहानियाँ भी लिखते हैं। तो आज हिंदी पर उनकी बातें सुनते हैं। स्वागत है धर्म जी। अनुस्वार मंच का हार्दिक आभार कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर मेरी बात रखने के लिए बुलाया। हमने अभी वैश्विक स्थिति हिंदी की और उसके लिए किस तरह के काम हो रहे हैं उनके बारे में विभिन्न वक्ताओं से जानकारी सुनने मिली। मैं आपसे कुछ जमीनी स्तर पर हम कनाडा में किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहूंगा। और संजीव जी, यदि आप मुझे स्क्रीन शेयर करने की अनुमति दें तो मैं कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। जरूर। मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ इस बात में, आप कैसे करना है मुझे बता दीजिए। नहीं, आपको वो आपकी उससे परमिट करना पड़ेगा कि क्योंकि मुझे आ रहा है यहाँ पर होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, तो स्क्रीन शेयरिंग आप मुझे परमिट करेंगे तो मैं कर पाऊंगा। आप पार्टिसिपेंट लिस्ट पर जाइए, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट है जी, वहां पर धर्म जी के नाम पर राइट क्लिक करें जी, और फिर उनको सबसे सरल तरीका होगा, उनको अभी आप को होस्ट बना दें, मेक देम को होस्ट। तो मेरे ख्याल से आपको बना दे को होस्ट में, शायद मुझे बना दें तो वो तो मैंने कहा भी था, बना नहीं पाया था उस टाइम भी, मैं भी देखता हूँ। हाँ, राइट क्लिक करें आप नाम पर और आपके पास विकल्प होना चाहिए कि मेक देम को होस्ट, क्योंकि अगर आप होस्ट बनाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो होस्ट नहीं बनाइए, आप को होस्ट। और ना हो पाए तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बात शुरू जारी रखता हूँ। स्पॉटलाइट मेक होस्ट है। हाँ, मेक को होस्ट वाला विकल्प नहीं है आपके पास? को होस्ट विकल्प नहीं है इसमें। अच्छा, तो होस्ट में तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो फिर ठीक है, ठीक है। कनाडा में पिछले 400 सालों से भारतवंशियों की उपस्थिति रही है और मुख्यतः वो पंजाबी लोग आए, किंतु धीरे धीरे हिंदी के प्रति यहाँ प्रेम हिंदी भाषियों के आने के कारण विभिन्न राज्यों से काफी बढ़ता रहा और पिछले 60 सालों में हिंदी के विद्वानों ने और हिंदी के उपयोगकर्ताओं ने, बोलने वालों ने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपना स्थान बनाते हुए कुछ पहल की और उस पहल से एक कार्यक्रम निकला, उसे हम यहाँ बोलते हैं हेरिटेज लैंग्वेज प्रोग्राम।
अमेरिका में भी इस तरह के कार्यक्रम हैं। इस हेरिटेज लैंग्वेज के तहत सरकार ने एक अनुमति दी कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ के बच्चों को यदि वो चाहें तो पढ़ाई जा सकती हैं, और उस कार्यक्रम का सहारा लेते हुए बनाएं और उनके स्कूल जोन्स में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था कराएं। तो यह काम हम इस तरह से करते हैं कि पहले कुछ पालक आइडेंटिफाई करते हैं किसी एक स्कूल जोन में। जैसे कि मैं टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। टोरंटो में भारतीयों की कुल आबादी ओंटेरियो में 8 लाख के करीब है, और उसमें से 4 लाख भारतीय टोरंटो शहर में रहते हैं। तो टोरंटो शहर में 120 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, और उनमें हिंदी भी एक भाषा है जो लगभग 16 स्कूलों में इस साल पढ़ाई जा रही है। तो पालकों को हम आइडेंटिफाई करके ये कोशिश करते हैं कि वो कम से कम उनके स्कूल जोन में 20 से 30 छात्रों को आइडेंटिफाई करें जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं। उनकी सूची बनाकर उनके प्रिंसिपल के माध्यम से हम स्कूल बोर्ड तक पहुंचाते हैं, और स्कूल बोर्ड वहां पर उनके खर्च से एक हिंदी शिक्षक की नियुक्ति करता है जो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स चलाते हैं। कई बार ये संभव होता है कि जो अच्छे पॉकेट्स हैं जहाँ पर काफी भारतवंशी रहते हैं और जो हिंदी सीखना चाहते हैं, वहाँ हिंदी पढ़ाना शुरू हो जाता है। पर कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लोग दूर दूर हैं, तो वहाँ ये व्यवस्था की गई है कि यदि 3-4 स्कूल्स मिलाकर के भी उस जोन में 20 से 30 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो शनिवार को या रविवार को 2 घंटे के लिए एक हिंदी क्लास साप्ताहिक आधार पर लगा ली जाए। तो इस तरह के कई प्रोग्राम्स दूरस्थ शहरों जैसे ओंटेरियो के लंदन में, और हमारे पास के कुछ शहर हॉल्टन और मिल्टन में इस तरह की कक्षाएं लगती हैं जो साप्ताहिक आधार पर लगती हैं और जो शनिवार को लगाई जाती हैं। यह करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम यदि सिर्फ बात करते रहें और किसी सरकार या भारत सरकार के किसी कार्यालय की ओर देखते रहें कि यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाएगी और बच्चों में हिंदी आएगी और हमारे युवा बच्चे हिंदी सीखेंगे, तो यह बात संभव है नहीं। उसके लिए पालकों को और कम से कम जो हिंदी संस्थाएं हैं उनके सक्रिय कार्यकर्ताओं को उन पालकों तक पहुंच करके इस इनिशिएटिव को उठाना पड़ेगा। हमारा एक बहुत छोटा सा समूह है, हम उसे कैनेडियन हिंदी इनिशिएटिव के नाम से कहते हैं उसे, और पालकों को इकट्ठा करके उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो एक कमांड ले लें अपने इलाके की, अपने पालकों को इकट्ठा करें, मीटिंग्स करें और हमें प्रस्ताव भेजें। खैर, ये एक काम हुआ बच्चों को हिंदी पढ़ाने के बारे में, और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कनाडा के 12 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जहां हिंदी के 4 पाठ्यक्रम एक साथ चलते हैं एक साल में। अब छात्रों की बात रही तो कभी कभी किसी विश्वविद्यालय में हिंदी के कार्यक्रम में 100 विद्यार्थी तक हो जाते हैं जो हिंदी के अलग अलग वर्षों के फर्स्ट ईयर से लगा करके चौथे साल तक के कोर्सेस में शामिल होते हैं। अब मैं यहाँ पर भाषा के से को किस तरह से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। मैं करीब 20 साल से अनुवाद कार्यों से जुड़ा रहा, और उन अनुवाद कार्यों में मेरे जो मुख्य कार्य रहे कि कैलिफोर्निया राज्य के लिए मैंने 12 साल तक फेडरल और कैलिफोर्निया राज्य के चुनावों के लिए हिंदी में मतदान सूचना पत्रिका या पुस्तकें निकाली 12 सालों तक। उसके बाद मैंने पेंसिल्वेनिया राज्य के लिए ड्राइविंग मैनुअल हिंदी में लिखा। न्यूयॉर्क में अपीचा करके एक संस्था है, उसके लिए मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर के एड्स के लिए मैनुअल लिखे। ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ट्रस्ट के लिए हमने ब्रिटेन में कैदियों के लिए हिंदी मैनुअल्स लिखे, और मैं यहाँ भी करेक्शंस की संस्था जुड़ा रहा जहां पर हम अपने कार्य करते रहे। तो हिंदी सेवी संस्थाओं और हिंदी साहित्यकारों से मैं ये भी कहना चाहूंगा
कि साहित्य एक अलग चीज है, पर आप जिस देश में रहते हैं, यदि वहां के राजनीतिक तंत्र का सहारा लेकर और वहां के कानूनों का सहारा लेकर यदि आप हिंदी को के इनरूट्स बनाना शुरू करें, तो शायद हिंदी बगैर भारत सरकार के अनुदान या सहायता के हम उन क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं जहां शायद वह अधिक कारगर हो सकती है। अब चुनौतियां क्या आती हैं? जब हम स्कूली क्षेत्रों में काम करते हैं तो हर 2-3 साल में पालक बदल जाते हैं, तो जब हमारा किसी स्कूल का लीड पर्सन होता है वो चला जाता है और हम कोई दूसरा लीड पर्सन वहां तैयार नहीं कर पाते हैं। इसी स्थिति में होता यह है कि 3-4 साल किसी स्कूल जोन में हिंदी पढ़ाई जाती है और यदि मुख्य आदमी चले जाते हैं तो फिर शायद इनिशिएटिव नहीं होता है और धीरे धीरे फिर हिंदी पढ़ने वाले छात्र वहां से चले जाते हैं, तो फिर इनिशिएटिव लेना पड़ता है। और उसके लिए बड़ी दिक्कत यह है कि आप स्कूल के कॉरिडोर में खड़े होकर के ये प्रचार प्रसार तो नहीं कर सकते कि आप भारतीय हो, कि आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहोगे। और मुझे खेद है कि यदि हम कौंसलावास से इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहें कि किस एरिया में कितने लोग भारतवंशी हैं, क्या आप उसके डेटा हमें दे पाएंगे, तो वो पाना संभव नहीं है। उसके लिए मतलब सितंबर अक्टूबर के महीने में हम अपने वॉलंटियर्स खड़े करते हैं जो स्कूल शुरू होने के या स्कूल छूटने के समय में पालकों को आइडेंटिफाई करते हैं, मित्रता करते हैं और फिर कुछ लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें समझाते हैं कि इस तरह से हम आपके क्षेत्र में हिंदी शुरू कर सकते हैं। अब बात आई अब अनुवाद और शिक्षण को के से निकल करके साहित्य की। साहित्य में अनन्य का काम अनूप जी ने जिस तरह से शुरू किया है, मैं उनकी खुले मन से प्रशंसा करना चाहूंगा कि यह एक ऐसा काम है जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आगे आना चाहिए, सारे दूतावासों को आगे आना चाहिए और कम से कम उस पत्रिका को अपनी वेबसाइट पर होस्ट करना चाहिए। तो भारतीय कौंसलावास न्यूयॉर्क ने इसके लिए सहमति देकर के कम से कम अभी 11 से 15 देशों में अनन्य निकाले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है और लगभग 7-8 देशों से लगातार भी पत्रिका निकलना शुरू हो गई है। 4-5 जो प्रोसेस में है, सितंबर अक्टूबर के उनके अंक आ जाएंगे। तो जो साहित्यकार हैं जिन भी देशों में वो कहीं भी लिखते हों, जैसे मैं अधिकांश भारतीय पत्रिकाओं में लिखता हूँ, अमेरिका में लिखता हूँ, कनाडा की पत्रिका में लिखता हूँ, पर यदि हम सब जुड़ करके कनाडा की या अपने अपने देशों की एक पत्रिका बनाएं और उसके साथ हम अपने युवा साथियों को जोड़ें जो हिंदी में लिखना चाहते हैं, हम उन्हें उनके नए विषय बनाएं, विषय बताएं, उनके अनुभव लें, तो शायद ये कोशिश होगी कि वो किसी भी तरह से लिखें। हम उन्हें ये सहयोग देने की गारंटी देते हैं कि आप लिखिए, हमें आपका विचार चाहिए, हमें आपसे कंटेंट चाहिए। और जहां तक भाषा का सवाल है, संपादक बैठे हैं, आपकी भाषा की वर्तनियां, मात्राओं की गलतियां, इनको हम ठीक करेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए, पर आप नया विचार लेके आइए। तो कल ही जैसे मैं एक वैंकूवर में एक लेखक से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि क्या मैं भगवान पर एक कविता लिख करके भेजूं। मैंने कहा नहीं, आप भगवान पर लिखेंगे तो मैं उन मामलों में आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहता, पर यदि आप वैंकूवर के तट पर बैठकर प्रशांत समुद्र में पांव डालकर आपको कैसा लगता है उस पर कविता लिखेंगी, या वहां पर उड़ती हुई चिड़िया और समुद्र में आपको क्या लगता है तो आप उस पर लिखेंगे, तो हमसे निश्चित रूप से छापेंगे। मैंने 20 विषय लगातार बता दिए कि ये विषय हैं जो आपके विषय हो सकते हैं। और दूसरा ये कि आपको यदि कोई एक ऐसा अंग्रेज लगता है जिसकी भारतीय संस्कृति में रुचि है, जिसको आप मंदिर में देखते हैं, उसको टूटी फूटी हिंदी आती होगी या न आती हो, आप उससे साक्षात्कार लीजिए कि वो भारतीय संस्कृति के प्रति क्यों आकृष्ट है, और फिर आप उसे हिंदी में बताइए। तो शायद हम कनाडा में इस तरह को इंटरव्यू भी लेके आएंगे। कुछ बातें चल रही है लोगों से जो भारतीय नहीं है पर थोड़ी बहुत जानते हैं पर भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रयत्न शायद हिंदी के लिए एक अच्छा आधार देंगे कि हम जिस तरह से हिंदी को वैश्विक बनाना चाहते हैं, सिर्फ बयानबाजी से और भाषणबाजी से हम उसे नहीं कर पाएंगे। आज मैं आपको स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं, अन्यथा मैं यहाँ के अखबारों के लिए हमारे कैनेडियन हिंदी इनिशिएटिव की ओर से
हर साल जाने वाले लेख बताना चाहता था कि हम कैसे अपने कनाडा में लोगों को सलाह देते हैं कि इन क्षेत्रों में, इन स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। टेबल पर रखा हुआ सफेद वाला एयरफोन। तो मंच का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे मौका दिया जमीनी स्तर पर बात करने के लिए। थैंक यू।